हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे एडिशन रिएक्शन। आज हमारा दूसरा रिएक्शन होगा, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन ये जो है रिवर्स द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। reverse the process of addition reaction is called elimination reaction. एडिशन में हम लोगों ने देखा था कि वहां एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन टू सिग्मा बॉन्ड्स गेट डिसोसिएटेड एंड वन पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। जैसे मान करके चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक हेलोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और इसके पास मान लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर हम लोग इसे जिंक के साथ मिला करके गर्म कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ZnCl2 या ZnX2 और ये दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से दो एटम दैट इज हाइड्रोजन निकल रहा है और इनके बीच जो है पाई बॉन्ड बन रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो एटम्स या फिर दो ग्रुप जो है वो बाहर निकल रहे हैं विदाउट एनी एडिशन, इसीलिए हम इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस कार्बन का ज्योमेट्री जो है वो है आपका sp3, ये sp3 है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ये भी sp3 है, लेकिन इस केस में आप देखेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। मतलब ये कह सकते हैं कि इन एडिशन रिएक्शन सॉरी हम लोग एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो एलिमिनेशन की बात करेंगे। इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू सिग्मा bonds break and one pi bond form. Hybridization changes from sp3 to sp2 and sp2 अगर है तो ये चेंज होकर के हो जाएगा sp में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल एक्सेट्रा विल बी चेंज्ड, ये सभी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एलिमिनेशन जो है वो कौन से पोजीशन से हो रहा है। इस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग एलिमिनेशन को चार भाग में बांटते हैं। एक होता है हमारा अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन, तीसरा गामा एलिमिनेशन और चौथा होगा डेल्टा एलिमिनेशन। तो चार एलिमिनेशन को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो है रिवर्स है। एडिशन में हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन एलिमिनेशन में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। एडिशन में एटम और ग्रुप जुड़ते थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, निकलेंगे। क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये पोजीशन के आधार पे कहां से एटम और ग्रुप निकल रहा है, इस आधार पे हम लोग इसे चार भाग में बांटते हैं, है ना। फर्स्ट हमारा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट एलिमिनेशन होगा अल्फा एलिमिनेशन, जिसे हम लोग 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं। शांत रहिए। बी नंबर जो होगा वो होगा बीटा एलिमिनेशन और तीसरा नंबर जो होगा वो गामा एलिमिनेशन होगा एंड फोर्थ वन इज डेल्टा एलिमिनेशन। So in alpha elimination both the removing group removed from the same position of the substrate,
यानी इस केस में दोनों एटम सेम पोजीशन से बाहर निकलेंगे। मान करके चलते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और 2 हैलोजन थे, हम लोग इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवा देते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों हैलोजन बाहर निकल जाएगा और बनेगा Zn(X2). अब ये कार्बन जो है इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल जो है आपस में मिल करके एक कंपाउंड बना लेता है, दैट इज एल्कीन। ओके, तो यहाँ पर दोनों एटम जो है सेम पोजीशन से हटा, इसलिए हम लोग इसे अल्फा एलिमिनेशन या हम लोग इसे 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? 1-1 एलिमिनेशन। इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर क्या होगा कि अगल बगल वाले एटम से एटम या ग्रुप बाहर निकलेंगे। जैसे मान करके चलिए इसको हम लोग जिंक से गर्म कर दिए तो आप देखेंगे कि ZnCl2 जो है वो बाहर निकलेगा और एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? तो ये 1 पोजीशन, ये क्या हो गया? 2 पोजीशन। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1-3 एलिमिनेशन की तो CH2 CH2 CH2, एक क्लोरीन मान लो यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दिए, ये ZnX2 होगा। यहाँ क्लोरीन लिए हैं, जिंक से करवा दिए तो ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2। बच्चों एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से, तो वैलेंसी एक इस पे क्रिएट हुई और एक इस पे, 1, 2 और 3। तो क्या होगा? 1 और 3 के बीच बॉन्ड बनेगा, इस वजह से इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है और ये 3 कार्बन का रिंग बनाएगा जिसे हम लोग साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे 1-4 एलिमिनेशन, 1-4 एलिमिनेशन, तो 1-4 एलिमिनेशन की बात करेंगे तो इसको जिंक के साथ गर्म कर दीजिए तो ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। अब जो है ये 4 कार्बन का रिंग बनेगा। ओके, तो डेल्टा एलिमिनेशन में क्या होता है कि रिंग हमारा 4 कार्बन का बनेगा, गामा एलिमिनेशन में 3 कार्बन का रिंग बनेगा और बीटा एलिमिनेशन में एल्कीन बनेगा, रिंग नहीं बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा। In case of alpha elimination, both the removing group removed from the same atoms, due to which there develops a carbene intermediate. Which intermediate? Carbene. And by dimerization, carbene intermediate converted into alkene, having the number of carbon atom which is 2 times the number of carbon atom in the substrate मॉलिक्यूल। ओके, यानी सबस्टेट में जितना कार्बन एटम है उसका क्या होगा? 2 गुना कार्बन एटम होगा आपके एल्कीन में, इन केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। बट इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन सेम। इन केस ऑफ गामा एलिमिनेशन the number of carbon atom remains same but alkene will not be produced. Here a ring of 3 member will be produced, and in case of delta elimination the number of carbon atom in the ring will be 4. Okay, beyond this no more elimination is possible, as we know inductive effect becomes और इंडक्टिव इफेक्ट वैनिस्ड आफ्टर 4 कार्बन एटम्स। यानी आप सभी जानते हैं 4 कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा एलिमिनेशन तक होगा। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमिनेशन जो है वो हमारा बीटा एलिमिनेशन है। कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन। ओके, बीटा एलिमिनेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, so we will further study about beta elimination reaction, or we can say detailed study of beta elimination. Beta elimination reaction has been further divided into 3 classes. First one is E1 reaction, second is E2 reaction, and third is E1CB reaction. E1CB reaction. हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से फर्स्ट वन हमारा है E1 रिएक्शन, जिसे हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर। तो अब जरा देखते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो है CH3 है और CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इसके पास CH2 है और Cl है। बच्चों ये जो है हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री RX विद बीटा ब्रांचिंग, बीटा ब्रांचिंग। आप सभी को पता है कि इस केस में हमारा बीटा पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा अल्काइल जुड़ा हुआ है और ये अल्काइल प्लस आई इफेक्ट करता है, यानी यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, तो ये बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से ये बॉन्ड जो है आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसका रिएक्शन करवाते हैं KOH, मीडियम होगा बच्चों अल्कोहलिक। ओके, तो अल्कोहलिक मीडियम में इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं, तो हम ये प्रोडक्ट पाते हैं कि CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओके, और साथ में हमें मिलेगा KCl एंड H2O। बच्चों पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, ये जो है आपका बीटा ब्रांचिंग है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो होगा E1 रिएक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप में, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। बच्चों E1 हो चाहे SN1 हो, ये 2 स्टेप लेंगे। ठीक है, यानी 1 रहेगा तो 2 स्टेप, याद रखिएगा। तो CH3 पहला स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1, जो लिविंग ग्रुप हमारा है हेलोजन, जो पोलर बॉन्ड है, वो क्या होगा, पहले बाहर निकलेगा। तो स्टेप 1 में जो है CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पर है CH2 और Cl, तो पहले ये बाहर निकलेगा। ये बाहर निकल गया तो आप देखेंगे CH3 और CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पर बनेगा CH2 प्लस, और ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और आप सबको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, और इसके वजह से क्या होगा कि हमारा नया कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। ओके, एंड नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल। ओके, नाउ स्टेप 2 में यहां पर होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो CH3 है और CH3 है बच्चों, इसके पास यानी सभी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अब हमारे पास जो है वो बच गया, KOH लिए थे, OH माइनस। एक बात याद रखिएगा, अल्कोहलिक मीडियम में OH जो है वो बेस जैसा बिहेव करता है, लेकिन एक्वस मीडियम में ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। ओके, तो यह एक बेस है, और हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। तो इसके बगल में अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन है, और तीनों के पास 3 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और 9 अल्फा हाइड्रोजन जो है आइडेंटिकल है, तो किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को ये लेकर के निकल जाएगा, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये अटैक करेगा किस पे, H प्लस पे। तो बच्चों बाहर निकलेगा कौन, H2O, और प्रोडक्ट बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। अब जरा गौर से सोचिए, यहाँ पे जो है ये अपने ही इफेक्ट से इसको बाहर निकाल रहा है, तो ये प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा, और यहाँ पर रिएक्शन जो हो रहा है बेस और एसिड के बेस रिएक्शन हो रहा है। तो हर सभी को पता है कि एसिड बेस रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन होता है। तो सेकेंड स्टेप इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन mechanism, and first step is slow step of the reaction mechanism, and according to kinetics of the
physical chemistry, we know rate of reaction depends upon slow step of the reaction mechanism. So rate will be decided by slow step of the reaction mechanism. Now we will go through first step. Applying law of mass action rate directly proportional to concentration of the reactant, and in case of slow step only one reactant is there. Okay, so and this is called substrate. So reactivity rate depends only upon concentration of substrate. Okay, then we can say order of reaction is 1, and molecularity of the reaction also will be 1. Molecularity of reaction also will be 1, or that's why these are called first order or unimolecular reaction. Hence the elimination reaction is called E1 और unimolecular elimination reaction. क्लियर है? तो बच्चों पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप था जिसमें एक ही रिएक्टेंट शामिल है, इस वजह से रिएक्टिविटी रेट केवल उसी पर निर्भर करेगा, यानी एक कंसंट्रेशन टर्म पर। इस वजह से इसका रिएक्टिविटी रेट जो है वो एक कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड किया, और इसी कारण हम लोग इसे E1 रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रभावित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे थे कि पहले यहाँ से पोलर ग्रुप जो है या पोलर बॉन्ड डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए चाहिए कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या हो, ज्यादा हो। तो अब बताइए रिएक्टिविटी रेट जो है वो सबसे ज्यादा जो है E1 का 3 डिग्री RX का होगा, उसके बाद होगा किसका 2 डिग्री RX, उसके बाद होगा किसका 1 डिग्री RX। ओके, तो ये लोग जो है आपका E1 रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर है? E1 रिएक्शन में क्या हुआ, पहले लिविंग ग्रुप टूटा, कार्बोकेटाइन बना, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, और उसके बाद प्रोटॉन हटा। क्लियर है? और इस तरह से हमारा एल्कीन बना। रिएक्टिविटी रेट जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और अगर कम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। क्लियर है? तो रिएक्टिविटी रेट डिपेंड करेगा किस पर, अल्काइल ग्रुप पर। ओके, दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि अगर मान करके चलिए हेलोजन चेंज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं हेलोजन की जगह पे अगर हम लोग आयोडीन रखें, तो हम सभी को पता है बच्चों अल्काइल और आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए बॉन्ड कमजोर होगा तो आसानी से टूटेगा। तो आयोडीन का रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा, यानी Ri का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू RBr और इन कंपैरिजन टू RCl। RF बहुत कम रिएक्शन करता है, ओके, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, ठीक है, जिसके वजह से आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ओके, तो बच्चों ये है हमारा E1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि 2 स्टेप पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हमारा होगा E2 रिएक्शन। ओके, तो सेकेंड टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन जो होगा वो हमारा होगा बच्चों दूसरा नंबर, दैट इज E2 रिएक्शन। इसको हम लोग बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, या इसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान करके चलिए हमारे पास एक CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं Cl है। ओके, और हम लोग क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन सोडामाइड से करवा देते हैं, NaNH2, या फिर कोई भी बेस हम लोग ले लेते हैं, बेस नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा नहीं होने की वजह से ये हमारा पहले अटैक करता है हाइड्रोजन पे, अल्फा हाइड्रोजन पे, और अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करने की वजह से, है ना, हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ना तो पूरी तरह से टूटा है और ना ही बेस पूरी तरह से अटैक किया है। ठीक है, और इस तरह से हमारा CH2 और क्लोरीन के बीच भी बॉन्ड पार्शियली डिसोसिएट होता है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, माइनस इसलिए क्योंकि बेस अटैक किया, तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली क्या होता है
कि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लेकर के निकल जाता है। तो हमारा बेस जो है हाइड्रोजन को लेके निकल गया, Cl माइनस भी निकल गया और HC और डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही स्टेप इसको काउंट किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि 2 हाफ स्टेप में हुआ। तो यहाँ पे अटैकिंग जो है बेस का और रिमूवल पोलर बॉन्ड का दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, तो ये स्टेप जो है हमारा फर्स्ट हाफ जो है वो स्लो होता है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने की वजह से ये फास्ट होता है। ओके, और यही कारण है कि हमारा रिएक्टिविटी रेट डिपेंड करेगा, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट का और साथ ही साथ रिएजेंट का। ओके, रिएजेंट यहाँ पर बेस है हमारा और सबस्ट्रेट लेफ्ट साइड वाला है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा ये डिपेंड करेगा दोनों के कंसंट्रेशन पर, यानी 1+1 बोले तो 2, और मॉलिक्यूलरिटी की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1+1 यानी 2। यानी हम लोग कह सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग कहेंगे वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन या वैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसके दौरान रिएक्टिविटी रेट सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पर निर्भर करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन की खासियत यह है कि यहाँ पे कम घिरा हुआ एटम या ग्रुप होना चाहिए, बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तब ये ताकि हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाए और बाद में फिर साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप अगर छोटा रहा, जैसे हम लोग कहेंगे रिएक्टिविटी रेट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होगा, किससे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। और अगर हम लोग आयोडाइड की बात करेंगे तो उसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और आपका फ्लोराइड। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बच्चों, क्लास 12 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है E1 रिएक्शन। और E1 रिएक्शन के लिए हमारे पास एक नियम है जिसे हम लोग कहते हैं सेडजेफ एलिमिनेशन। ओके, या सेडजेफ रूल, क्या बोलेंगे, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल। ओके, तो बच्चों सेडजेफ रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा हमारे यहाँ का, यानी क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, लगे रहें, रेगुलर देखें वीडियो को और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। रेगुलरली बेसिस पे आप लोग 2 से 3 घंटा पढ़ाई करें केमिस्ट्री को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।